हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे आप सभी? सीटेट का पेपर आ गया है। आपने एडमिट कार्ड अपना देख लिया होगा कहाँ पर आपका पेपर है और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही होगी। और आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली बात नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आज मैं ऑलरेडी हर वीडियो की तरह, हर क्लासेस की तरह एक बहुत बेहतर प्रश्नों को आप के लिए लेकर आया हूं, जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण का कार्य करेंगे अंतिम टाइम में। तो ये आज की जो क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट तो होने वाली ही है पक्का। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो वो है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करते समय, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह क्या करना चाहता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस को वो यूज़ कर रहा है तो क्या करना चाहता है शिक्षक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैसे कि पाठ को भागीदारी या दिलचस्प बनाने के लिए वो ऐसा करना चाह रहे हैं। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने के लिए। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि स्थानीय जो वास्तविकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लोकल रियलिटी को, वो वैश्विक संदर्भों में या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देना चाहता है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थियों में भविष्य या भाषिक, जिसे कहते हैं भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करना चाहता है। देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस को वो जोड़ रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है बच्चों के सामने एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। जैसे हम लोग किसी का एग्जांपल दे देते हैं बड़े स्तर पर, जब हम लोग किसी क्लास के अंदर किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि स्थानीय जो हमारी एक स्थानीय जो चीज़ें हैं, हमारी वास्तविकता है, उसको एक वैश्विक संदर्भ में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। देखो, ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र के अंदर, और बहुत अच्छे समाज सुधारक रहे हैं ज्योतिबा फूले। और सावित्री बाई फूले जो उनकी वाइफ रही है, ठीक है, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका भी कही जाती है। तो उनके द्वारा ना एक ऐसे प्रयास किए गए, क्योंकि उस समय निम्न जाति पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, पढ़ाई से वंचित किया जाता था उनको। तो इसीलिए ज्योतिबा फूले के द्वारा एक यहाँ पर कुछ कार्य किए गए थे, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की गई थी। तो उसका एक जो मेन उद्देश्य पूछा गया है वो क्या है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्राह्मणवादी का विरोध करना। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। या ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इज द राइट है। दोनों के दोनों बिल्कुल सही आंसर हैं इसमें, ए और बी। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल में 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। देखो, 18वीं सदी के आसपास में बंगाल जो है वो मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था धीरे धीरे। मतलब उन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित करना शुरू कर दिया था। वहाँ के नवाब अपने आप को नवाब समझ रहे थे, बहुत बड़े लेवल का। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो अंग्रेज़ों के साथ में मिलना उन्होंने प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों के साथ मिलते मिलते उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, वो एक बंगाल पर ही अपना स्थापत्य जमा लिया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेज़ों का स्थापत्य बन चुका था। पहले उनका ये जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए थे, तो किसके नेतृत्व में ये ऐसा हुआ था। तो क्या वो निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ के द्वारा के नेतृत्व में। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि अली वर्दी खां के नेतृत्व में। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है नादिर शाह के नेतृत्व में। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मुर्शिद कुली खां। तो इसका सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। इतिहास के अंदर हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छी एक इनके बारे में इतिहास में वर्णन किया गया है। प्लासी के युद्ध से पहले की ये घटनाएं हैं। जब मुर्शिद कुली खां आता है तो मुर्शिद कुली खां के टाइम पर ये ऐसा हुआ था कि मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी या किसके समय में लागू की गई थी। तो अंग्रेजी शिक्षा की अगर बात की जाए तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि लॉर्ड रिपन के टाइम पर। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि विलियम बेंटिंग के टाइम पर। तो देखो, विलियम बेंटिंग का जो टाइम पीरियड रहा है
वो 1828 से प्रारंभ होता है वैसे तो, और 1835 तक लगभग चलता है। तो यहाँ पर 1833 का चार्टर एक्ट आया था इंडिया के अंदर, तो उसी चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था, और लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर फिर 1837 में यहाँ पर आयोग बना दिया गया था, और अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरीके से लागू करके बंगाल के अंदर एक पहला अंग्रेजी मीडियम कॉलेज खोला गया। तो ये जो काम किया गया था वो टाइम था हमारा किसका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन, स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर वैश्विक स्तरीय सुविधा मिलती है। देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में कोई इलाज कराने के लिए आ जाता है और किसी दूर देश से यहाँ इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वो तो सुविधा भी देखेगा और अपना कम खर्चा भी देखेगा कि कम खर्चे में हमारा वहाँ पर एक इलाज हो जाएगा और इसके अलावा सुविधा हमें ज़्यादा मिलेगी, तो तब वो इंडिया के अंदर आएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा ही होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा जा रहा है कि वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर वैश्विक स्तरीय सुविधाएं प्राप्त की जाती है। देखो, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि वैश्विक स्तर है ही नहीं, वो तो खुद एक नेशनलाइज है, मतलब एक नेशनलिटी है, हमारे भारत की राष्ट्रीयता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, तो वैश्विक स्तर गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए सही है और बी गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या लाला लाजपत राय को कहा जाता है, क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्या राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्या भगत सिंह को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने बहुत ही ज़्यादा समाज सुधारक कार्य किए हैं, और उन्होंने एक जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो सती प्रथा है उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके अलावा ब्रह्मा समाज की स्थापना की, और भी अन्य बहुत सारे कार्य थे राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से छत्रक शैल, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो छत्रक शैल होती है हमारी, उसका निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखो छत्रक शैल की मैं बात करूँ, जिस तरीके से ये सांप की छतरी वाले टाइप होता है, ऐसे करके नीचे कोई तूफान चल जाना, हवा चल जाना, और उसके बाद क्या हो जाता है कि मिट्टी का चट्टा लग जाता है ऊपर की साइड में, नीचे कम होता है एक तो वो, या फिर कोई भी नदी वगैरह जा रही है, पानी जा रहा था और पर्वतों को काट दिया उसने और ऊपर छतरी सी रह गई, नीचे हमारा छोटा सा एरिया बच गया कट कट के। तो ये जो कहलाता है हमारा, क्या किसकी वजह से होता है, क्या हिमोड की वजह से हो जाता है, जो एक हमारे बर्फबारी होती है उसकी वजह से हो जाता है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि रेगिस्तान में हो या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है समुद्री गुफा में या फिर डेल्टा में। देखो यहाँ रेगिस्तान इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हवा जब चलती है, रेत उड़ते हैं, रेत के टीले बनते हैं, तो तब भी जाकर एक छत्रक शैल का निर्माण होता है, तो रेगिस्तान में ये बन जाते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति का सही विशेषता कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम का एक सही विशेषता क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है कि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया होती है, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं को अदला बदली की व्यापार होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में ये बात बोल दी गई है कि धन के बिना ही हम लोग अपने सामान को दिया और उसके बदले में हमने कुछ सामान ले लिया,
तो ये एक हमारा एक्सचेंज होता है जिसे हम लोग कहते हैं वस्तु का विनिमय होता है। यहाँ पर ये जो बार्टर सिस्टम लिखा हुआ है इसे एक्सचेंज सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है हमारा कि अगर हमने किसी भी व्यक्ति को कोई सामान दिया और उस सामान के बदले में हमने उससे कोई सामान ले लिया तो ये हमारा एक्सचेंज हुआ जिसे हम लोग कहते हैं विनिमय हुआ। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा जो है उसमें 15 का एलोरा की गुफा कई सारी है, जैसे उसमें 17वां गुफी है, 16 गुफा है, 15 है, 14 है, 12 है, 11 है। तो जो एलोरा की गुफा है हमारी महाराष्ट्र के अंदर, तो एलोरा की गुफा 15वें नंबर का जो भित्ति चित्र है, जो उसके अंदर बने हुए चित्र है, तो जिसमें विष्णु जी को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को रूप में दिखलाया गया है। मतलब विष्णु जी को किसके रूप में दिखलाया गया है? नरसिंह के अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो किस काल की ये कृति है या किस काल की ये आर्ट है जो बनाई गई है, जो एलोरा की गुफा के 15वें नंबर में जो शैल चित्र हमें मिले हैं जहाँ पर विष्णु जी को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, तो वो किसके शासन काल की है? क्या चालुक्य काल की है, क्या गुर्जर प्रतिहार की है, क्या गुप्त काल की है, या राष्ट्रकूट काल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है, राष्ट्रकूट काल की। राष्ट्रकूट वंश हुआ करते थे जिसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है गढ़कंटका के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा? देखो, गोंड राज्य हुआ करता था, जो गढ़कंटका के गोंड राज्य थे उनके संबंध में सही कथन पूछा गया। कौन से कथन में से सही है, मतलब कौन से इनमें से कथन बिल्कुल स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखें कि 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह राज्य केवल नगरों से बना हुआ था? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना था? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह समृद्ध राज्य था जिसमें इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्वात करके धन कमाया था? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्यों फोर्थ राइट है? क्योंकि इसके बारे में जो एक कहा जाता है गोंड राज्य के बारे में कि यह एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, एक बड़ा राज्य हुआ करता था। इस वाले साम्राज्य ने क्या किया था कि जंगली हाथियों को ये पकड़ते थे, संरक्षित करते थे उनको, और उनके बाद फिर क्या करते थे, उनको किसी को निर्यात कर देते थे, किसी को सेल कर देते थे और उसके बदले में वो पैसा कमाते थे। तो ये था इसका सही आंसर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें सही है, तो वो हमें छांटना है। तो ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, क्या ये सही है? तो गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, तो क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर होता है? तो देखो भाई, यहाँ पर फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है और पहला भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। सेकंड क्यों बिल्कुल राइट है? क्योंकि संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, उनके अंतर्गत रहकर देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, क्योंकि राज्य अपने तरीके से एक कार्य करता है, कानूनी प्रक्रिया जो भी हमारी हो जाती है पंचायती राज के अंदर। तो ये इसका सही आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है। विनय पिटक क्या है? एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है या जो रिकॉर्ड्स करता है किसको? क्या वो शिक्षकों के मध्य बातचीत को? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है बौद्धों के नियम को? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है जैन धर्म की शिक्षाओं को? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि वैदिक कर्मकांड को? तो इसका सही आंसर होगा, ये होगा हमारा सेकंड नंबर पे इज द राइट है बिल्कुल। क्योंकि रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट, तो जो भी बुद्धिस्ट के रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको ये अभिलिखित करता है या उनका रिकॉर्ड जो है
इसके अंदर रखा हुआ है, विनय पिटक जिसे कहते हैं। और बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुए हैं जिन्हें 3 टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्भ पिटक। तो ये 3 हैं। तो इसका सही आंसर था यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि भूपर्पटी जो हमारा क्रस्ट होता है ना पृथ्वी का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है क्रस्ट, ये ठीक है। तो ये भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें आरंभ होती है उसे क्या कहा जाता है, जहाँ से आरंभ होती है। तो क्या केंद्र कहा जाता है, क्या उद्गम या ओरिजिन सेंटर कहा जाता है, या मूल, जिसे मूल, जहाँ से हम लोग कहते हैं ना कि मूल केंद्र जिसे कहते हैं, तो ये मूल केंद्र भी कह सकते हैं सेकंड वाले को। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, देखो ये 3 है यहाँ, तो 3 क्रेटर और 4 है हमारा अभिकेंद्र। अभिकेंद्र होता है एपिसेंटर। देखो मैं अगर बात करूँ, ये एक हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है कुछ ग्लोब का, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाता हूँ ऐसे करके, है ना। तो जहाँ से अगर मैंने कहा कि यहाँ से अगर पृथ्वी किसी भी केंद्र से जिस समय भूकंप स्टार्ट होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं हम लोग, ओरिजिन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। और जहाँ पहली बार महसूस होता है ना भूकंप, किसी भी जगह पर जब किसी सतह पर पहली बार फील होता है भूकंप की तरंगे, तो वो हमारा कहलाता है एपिसेंटर। क्या कहलाता है? एपिसेंटर, ठीक है। और ये क्रेटर क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलती है और वो मुख बनाती है ना, जहाँ से वो मुख, जिस मुख से निकलती है ज्वालामुखी, उसे क्रेटर कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट है इस क्वेश्चन का। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बोलूं कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए हम लोग किस ग्राफ का प्रयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ का। और भूकंपीय तरंगें किस पे मापी जाती है? रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। भूकंपीय तरंगें वैसे 3 प्रकार की होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण चुनिएगा। देखो कक्षा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स को ओपन बुक एक्सरसाइज कराई जाती है क्लास के अंदर। तो वो उसका क्या मेन उद्देश्य है, क्या मेन इसका पर्पज़ है, तो इसका सही आंसर हम लोग चुनेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना। क्या इसका ये कार्य सही है? ऑप्शन नंबर 2 है कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। या ऑप्शन नंबर 3 है कि बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। या ऑप्शन नंबर 4 है कि पाठ्य भाषा के प्रयोगों को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट है, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में एक वाली बात बोली गई है कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना। कोई जो विशिष्ट प्रश्न है, जो स्पेशल कोई क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं या किसी हमारे टेस्ट के लिए ज़रूरी है, उसके पर्पज़ से उस पाठ को पढ़ाना, ये हमारा कहलाता है खुली पुस्तक अभ्यास। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि चोल मंदिर के विषय में। किसके? चोल मंदिर, जो हमारे चोला टेम्पल्स थे, चोला टेम्पल्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, ऑप्शन नंबर 1 है कि चोल मंदिर प्राय अपने आसपास में विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए थे। मतलब चोल मंदिर केवल ग्रामीण बस्तियों के ही केंद्र बन गए थे। क्या ऑप्शन नंबर 2 है कि जनसाधारण के द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हुआ करते थे या हो पाए। नंबर 3 है कि चोल मंदिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्व दर्शाते थे। क्या ऑप्शन नंबर 4 है कि लौह प्रतिमा का निर्माण चोल, यहाँ पर ये गोल लिखा हुआ है, तो चोल मंदिर की मुख्य विशेषता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर चोल मंदिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्व को दर्शाते हैं जो इस समय ये बने थे। तो ओके, बहुत ही अच्छा है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे क्या? मतलब जो हमारे जैन और बुद्धिस्ट के भिक्षुक हुआ करते थे, वो यूज़ करते थे शुरुआत में रहने के लिए इनमें से किस चीज़ों का? तो क्या लकड़ी के जगह पर रहते थे, वो लकड़ी के स्थानों पर, या फिर वो मिट्टी के, या फिर ईंटों के, या पत्थर के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो ईंटों के स्थान, मतलब लकड़ी के स्थानों पर रहा करते थे। और लकड़ी से बने कोई घर, कोई छप्पर, कोई कुछ भी किसी प्रकार का ऐसा जो निवास था जिसमें वो रहा करते थे। ओके, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है
राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी जीवनी जो है, बाणभट्ट के द्वारा जीवनी लिखी गई थी चरित। देखो, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे उन्होंने एक जीवनी लिखी थी हर्षवर्धन के ऊपर, तो वो थी हर्षचरित। तो निम्नलिखित में से वो किस भाषा में लिखी गई थी? देखो, हर्षवर्धन एक हर साल, हर 5वें साल अपनी पूरी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इलाहाबाद प्रयागराज में दान दे दिया करते थे। जो संगम है वहाँ पर, उसमें वो दान कर देते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेहनसांग इंडिया में आया था और उसे ही भारत में यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन का शासन बहुत संपन्न था अपने टाइम पर। तो हर्षवर्धन के टाइम पर एक कवि हुआ करता था या फिर एक राजकवि था जिसका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी। तो वो हर्षचरित्र कौन से भाषा में पुस्तक लिखी थी? तो क्या वो उर्दू में लिखी थी, क्या वो प्राकृत में, क्या वो संस्कृत में, क्या हिंदी में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है, संस्कृत भाषा में वो पुस्तक लिखी गई थी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है निम्नलिखित में से लिपि में से किस में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो अभिलेख थे, जैसे इंस्क्रिप्शन जिसे हम लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि 14 बड़े अभिलेख हुआ करते थे एक या होते हैं अशोक के। इसके अलावा अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख इत्यादि बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो अशोक के टाइम पीरियड में हमें मिलते हैं। और इन अशोक के अभिलेखों की जो खोज हुई थी वो की गई थी किसके द्वारा? पी पैंथेलर के द्वारा की गई थी। और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पहली बार पढ़ा था। ये करके भी प्रश्न आ जाता है कि अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोत्र था, मतलब इतिहास के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो अशोक के द्वारा जो यहाँ पर कई सारे अभिलेखों का वर्णन है भारत के अंदर या लिखे गए हैं, तो वो कौन सी भाषा में है? क्या देवनागरी, क्या तमिल, क्या ब्राह्मी, क्या फिर ओचिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है, ब्राह्मी भाषा के अंदर अधिकतर अभिलेखों का वर्णन मिलता है अशोक के। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे उचित होगी? देखो, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के हम लोग मार्केट को के विषय में पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार का जो कोलाज तैयार करना, एक प्रकार से उनका ब्यौरा तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2 है कि हमारा शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखना। ऑप्शन नंबर 3 है कि दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ऑप्शन नंबर 4 है कि कक्ष के में बाजारों से खरीद गए उत्पादों की प्रदर्शनी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब हम लोग रियल और लाइव एग्जांपल देते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट है, शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने जाना, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के चीज़ों को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग पर बल देती है? मतलब इनमें से किस एक पर बहुत ज़्यादा बल देती है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना? क्या ऑप्शन नंबर 2 है कि परिभाषाओं के द्वारा सीखना? ऑप्शन नंबर 3 है कि रटकर सीखना? या ऑप्शन नंबर 4 है कि अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना? तो यहाँ पर स्पष्ट आंसर इसका क्लियर दिखाई दे रहा है, वो आंसर है कि वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी, सबसे उपयोगी होगी? तो भूगोल के लिए बात की जा रही है, हमारी ज्योग्राफी के लिए। क्या वो परिचर्चा करना क्लास के अंदर? क्या वो क्षेत्र भ्रमण पर जाना? क्या वाद विवाद करना, डिबेट? क्या वो कहानी सुनाना एक प्रकार की? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट है। क्षेत्र भ्रमण पर जब हम लोग जाते हैं, किसी भी ट्रिप पर जाते हैं, फील्ड ट्रिप पर, तो तब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी
जुटाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी इसका आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, सबसे उचित विकल्प को चुनिएगा। देखो यहाँ पर ये विकल्प लिखा हुआ है, विकल्प को चुनिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे क्या होगा। सबसे हमें एक अच्छा आंसर इसमें से सिलेक्ट करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जब विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है, तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह शिक्षार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकता की तुलना करने में योग्य बनाता है। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विद्यार्थी व्यस्त होते हैं और शिक्षक अन्य कार्य करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि यह अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, जो हमारे कंसेप्ट और जो हमारी विचार होते हैं उन विचारों के साथ वास्तविकता की तुलना करने के योग्य बनाता है जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने किसी ट्रिप पर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे विद्यालय जीवन का मेल है, कि विद्यालय जीवन का मेल कैसे हैं। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कक्षा के जीवन से होना चाहिए विद्यालय जीवन। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा किताबी ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड में बात बोली गई है कि बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ एक मेल होना चाहिए हमारा जब हम लोग किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते हैं। तो मतलब जो किताबी ज्ञान है उसे हम लोग बाहर के जीवन से एक रियल लाइफ से जोड़ें, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जब आप विद्यार्थियों को यह एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राथमिक स्रोत, क्या पाठ्य स्रोत, क्या लेखन चित्रकला संसाधन, क्या फिर वह है हमारा पारंपरिक लोक संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, प्राइमरी सोर्सेज। देखो जब भी हम लोग किसी एक रियल सामने बैठकर एक रियल तरीके से उससे बातचीत कर रहे हैं या फिर किसी चित्र को देख रहे हैं तो वो एक हमारे सीखने का प्राइमरी सोर्सेज होता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। पोर्टफोलियो सतत और मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूसली एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, क्योंकि यह क्रियान्वित करना सरल होता है। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि न्यूनतम सूचना प्रदान करना। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा अनिवार्यता, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बात बोली गई है कि शिक्षार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करना, उसके जो कौशल विकास हुए हमारे, तो कौशल स्किल या डेवलपमेंट स्किल जो है उसको इंगित करना, इंडिकेट करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है कि उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखो उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जब हम लोग लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं तो और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अनुभवों पर
निर्देशित चर्चा, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रदर्शनी में जाना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है विद्यार्थियों के द्वारा इंटरनेट से ढूंढना। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाइडर डिस्कशन ऑन एक्सपीरियंसेस। देखो, जब हम लोग किसी अनुभव पर एक निर्देशित चर्चा करते हैं तो तब हम लोग लैंगिक भूमिका को से हम लोग जो डिस्कस कर सकते हैं लैंगिक भूमिका पर, तो वो बेहतर हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि उससे हमें एक्सपीरियंस से पता लगेगा, दूसरों के अनुभव से पता लगेगा जो लैंगिक होता है ना। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, तो वो है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो हमारी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उचित होंगे। तो स्टेटमेंट दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि आदर्श पर कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि संस्थाओं के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि सामाजिक विषमताओं की अपरिहार्यता पर बल देना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि जागरूकता या जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। देखो, जब भी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के प्रति विद्यार्थियों को दोषदर्शिता को रोकने के लिए अगर हम बात करें, तो उनकी दोष जो हैं, उनके अंदर की जो कमियां हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, तब उस पर रोक सकते हैं। क्या ऑप्शन जो हमारा डी है एक हमारा, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है कि जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो यहाँ पर ए और डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वो है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। एक शिक्षिका है तो वो अपने शिक्षार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को जो सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है, प्राइमरी सोर्स से देना चाहती है। तो क्या इसका सही आंसर होगा कौन सा? हाँ, इसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, जो ज़रूरी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजना पर सर्वे करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजना पर हुई चर्चा पर एक रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो इसमें अनुपयुक्त है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अनुपयुक्त है, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइमरी सोर्सेज होता है, मैंने आपको बता दिया, जब हम लोग प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने खड़े होकर जब उससे बात करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं, या फिर इसके अलावा जब हम लोग किसी भी स्मारक, किसी चित्रों को देखते हैं, तो वो हमारा एक प्राइमरी सोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में बात की गई है कि सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा करना। जो सरकारी परियोजना है उस पर एक पुस्तक की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई प्राइमरी सोर्सेज नहीं होगा। ओके, तो ये इसका सही आंसर होगा, अनुपयुक्त है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के निम्नलिखित सबसे उचित विधि कौन सी होगी। तो सामाजिक समस्याओं की, जो भी हमारे एक सोशल एक हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी होगी। क्या वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि चलचित्र जो मूवी बनती है वो। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है व्रत अध्ययन, केस स्टडी। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है चित्र निबंध, फोटो ऐसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है, क्योंकि केस स्टडी बिल्कुल सही विधि होती है, उचित विधि होती है जब भी हम लोग सामाजिक समस्याओं को समझाते हैं या समझाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो है व्रत अध्ययन, केस स्टडी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या
लिखी गई हो और इस विधि या गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग व संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है, तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहती है। तो ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप लोग अगर समझ गए होंगे तो ठीक है। हम लोग इसके आंसर की बात करें कि जब एक शिक्षिका, देखो एक बार फिर मैं आपको बोल दूं कि जब एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं, एक रिपोर्ट तैयार करें, एक हमारी ग्राफ बनाएं, तो जिनके द्वारा वह एक सप्ताह में प्रयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो जिसमें, और इस गतिविधि के बाद में पानी के प्रयोग व संरक्षण के बारे में चर्चा भी शुरू करती है, तो शिक्षिका इनमें से कौन से अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि समस्या समाधान विधि को, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि निगमनात्मक और चीज़ों को या मेथड को या विधि को, उसके अलावा सेकंड है हमारा, सेकंड मतलब थर्ड ऑप्शन है पूछताछ विधि को, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा व्रत अध्ययन विधि को, केस स्टडी मेथड को। तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, फोर्थ इज द राइट है, व्रत अध्ययन स्टडी या केस स्टडी मेथड को। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के में चित्र तथा पट, जिसे स्टोरी बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि घटनाओं का वर्णन करना, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पाठ्य पुस्तकों को आकर्षित करना, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घटनाओं का वर्णन करना, ये इसका सही आंसर है बिल्कुल। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर क्या करेंगे। देखो जो हमें एनसीएफ के द्वारा बताई गई पुस्तकें हैं वो मान लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है बच्चों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, तो आप अब क्या करोगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्री प्रदान करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि उत्तर प्रश्न तकनीक का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ है रटकर सीखने पर बल देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एक मटेरियल जो हो जाता है, जैसे बच्चे को सिखाने की अलग अलग जो टूल्स होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग मेथड होते हैं, तो उन सारे मेथडों का या पूरक सामग्री को हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे बच्चा इजीली सीख जाए। चित्र को दिखाएंगे, पिक्चर को दिखाएंगे, कोई नाट्य प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो इस वजह से बच्चा क्या है इजीली सीख पाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय, एक एसएसटी पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए एसएसटी को पढ़ाते समय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विस्तृत रूप से याद कराने पर बल देना चाहिए, या तथ्य मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि केवल तथ्यों पर बल देना चाहिए, मूल्यों पर नहीं, ऑप्शन नंबर फोर्थ है केवल मूल्यों पर बल देना चाहिए लेकिन तथ्यों पर नहीं। मूल्य हमारे वैल्यू होती है, तथ्य हमारा फैक्ट होता है, आदर्श हमारे आइडियल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर बल देना चाहिए एसएसटी पढ़ाते समय एक शिक्षक को। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो वो ऑप्शन क्या हमारा फर्स्ट है कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। देखो हाँ, यहाँ पर यही आंसर इसका सही है, मतलब गलत है एक प्रकार से जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि
कि जो वित्त से संबंधित मामले होते हैं तो संसद से हमें अनुमति चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पर दिया गया कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, मंजूरी हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो यही ऑप्शन इसका गलत है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत कौन सा कथन आएगा। देखो इसमें बहुत सारे कथन दिए गए हैं, चारों के चारों, तो इसमें से हम लोग अगर देखें तो वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। देखो पढ़ लो, सुना रहा हूँ मैं आपको कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या फिर उसके मौलिक अधिकारों के साथ में कोई छेड़खानी हुई है या उसे कोई मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो वह अदालत में जाकर उसकी याचिका दायर कर सकता है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट है। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में जब हमें कोई भी एक छोटे स्तर पर या छोटी न्यायालय है या फिर कोई हम लोग कह रहे हैं कोई सरकारी विभाग है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है दहेज के लिए महिला को परेशान करना, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है तलाक का केस फाइल करना, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है बच्चों को रखने का वादा करना। तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। तो ये हमारा फौजदारी में आता है, फौजदारी मामले में आता है या फिर पुलिस केस में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, वो है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, विलेज पंचायत फंक्शन नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव करना, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। देखो सचिव तो सरकारी होता है, सेक्रेटरी, तो सरकारी जो व्यक्ति है उसको चुनने का तो कोई अधिकार ही नहीं होता ग्राम पंचायत को। तो इसलिए ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है, तो वो फोर्थ नहीं है। नहीं तो सारे के सारे ग्राम पंचायत के कार्य हैं गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधित भी, गांव को बुनियादी और सुविधाओं का प्रदान करना और स्थानीय कर लगाना, जो भी मेले वगैरह लग जाते हैं गांव में वो टैक्स लगता है उनके ऊपर वगैरह, तो ये सारे कार्य ग्राम पंचायत के होते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन, मानव संसाधन का मतलब होता है जो ह्यूमन सोर्सेज होते हैं, उसके ह्यूमन सोर्सेज के अध्यापन के समय आप विद्यार्थी में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। तो कक्षा जो हमारा 8th है कि विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप शिक्षार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि मानवों के द्वारा संसाधनों का उपयोग, या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा जनसंख्या का वितरण, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा कि भौतिक संसाधनों का महत्व। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा कि हमारा मुख्य संदेश, हम लोग किस संदेश को विकसित करना चाहेंगे, तो संसाधन के रूप में लोगों का महत्व जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में, एसएसटी की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों को और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है, ज़रूरी है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवधारणाओं में नए आयामों को जोड़ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक
आकर्षक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है कि अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कि अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, जो हमारे समझ नहीं आ रहे हैं, तो जब मानचित्र दिखाया जाता है, कोई आरेख दिखाया जाता है, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो कौन सी चीज़ पर बल देता है हमारा जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र होता है, फाउंडेशन पेपर होता है, तो किस पर बल देगा? क्या ऑप्शन नंबर 1 है कि विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना? क्या ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना? या ऑप्शन नंबर 3 है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना? या ऑप्शन नंबर 4 है याद करने को प्रोत्साहित करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छी खासी बात बोली गई है कि विभिन्न मतों का सम्मान करना, सभी मतों का सम्मान करना और विचारों तथा अभ्यासों का परीक्षण करना, अपने विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना, टेस्ट करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र होता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग सालों के प्रश्न पत्र से हमने लिए थे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।